मित्रों, आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक सुबह से लेकर अभी तक जारी है, जिसमें सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का पूरे समय मार्गदर्शन मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति और इसके साथ ही साथ सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित रहे। मेरे साथी प्रेमा खांडू जी, भूपेश जी और आप सबको मैं ये बताते हुए कि आज इस मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सम्मानीय जेटली जी की उपस्थिति रही, माननीय राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी की उपस्थिति रही और सुबह से जो चर्चा का क्रम चला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, अलग अलग राज्यों में विस्तृत चर्चा और जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनके विशेष रूप से विधानसभा के बारे में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में व्यापक चर्चा हुई और इसमें एक संकल्प के साथ कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और पूर्ण बहुमत के साथ, अभी से ज्यादा बहुमत के साथ हम इस चुनाव में 2019 में विजयी होंगे। ये संकल्प आज इस मुख्यमंत्री परिषद में लिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में बहुत ही विनम्रता के साथ देश की जनता का नमन किया कि जिस प्रकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे श्रद्धेय नेता का देश की जनता ने जो स्नेह और सम्मान दिया, जिस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित की पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, यह अद्भुत था, वो स्मरणीय था और आज हम सब ने मिलकर देश की जनता को इसके लिए नमन किया। पिछली बैठक में बाद हम मिले हैं, नए साथी मिले हैं। जब पिछली बार हम बैठे थे उसके बाद ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक की विशेषता कि त्रिपुरा और नागालैंड नई सरकार के साथ हम लोग यहाँ पे आए और तीसरा कर्नाटक में हमारी 5 सीट ही कम रही मगर हमारे वोट भी बढ़े और हमारी सीट भी बढ़ी। एक प्रकार से जनता का अभूतपूर्व वहां भी उत्साह मिला। इस दौरान जो निर्णय लिए केंद्र सरकार ने, जिसका देशव्यापी एक परिणाम आ रहा है, देशव्यापी जिसका स्वागत किया गया और समाज के सभी वर्गों में जिसकी प्रतिक्रिया हुई, और वो जो किसानों के लिए सबसे बड़ी बात, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की बात की, रबी और खरीफ दोनों फसल के लिए, मुझे लगता है कि धान, मक्का, तिलहन और दलहन का ये प्रधानमंत्री जी का इस देश की जनता का मेहनतकश जनता के लिए, किसानों के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें समर्थन मूल्य में वृद्धि की बात, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, ये 70 साल तक जिस बात की मांग करते रहे, जिस बात की चर्चा होती रही लोकसभा में, विधानसभा में, पिछले सत्रों में, जिस प्रकार इसको बहुमत के बाद भी कांग्रेस ने इसको हमेशा उपेक्षित रखा। आज ये मांग पूरे होने पर देश में अद्भुत प्रतिक्रिया है। पिछड़ा वर्ग के अंदर SC ST के अधिकार की रक्षा हेतु कानून बनाने का काम, ये ऐसे निर्णय हैं जो देश के अंदर सभी समाज को प्रभावित करने वाला, चाहे SC ST का हो, OBC का हो, किसानों के लिए लिए गए बड़े निर्णय। NRC में पार्टी का स्पष्ट मत, पहले भी पार्टी ने इस बात को बताया कि विदेशी घुसपैठियों को का देश में कोई स्थान नहीं, और निश्चित रूप से इसमें पार्टी का मत एक है। 5वें विषय में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये दिखाता है कि वो चाहे बांग्लादेश हो, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारे सरहद की देश है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित करके वहां से भगाया जाता है, उनकी जान माल, उनकी इज्जत को खतरा होता है, वो यदि भारत में आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें स्थान भारत में मिले। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल में आए हैं। मुझे लगता है कि इसके साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन की चर्चा आज मुख्यमंत्री गण अपनी बैठक में की है और 2019 में ये पार्टी सभी को साथ लेकर बहुमत के साथ सरकार बनाने के रास्ते पे आगे बढ़ेगी। जो बैठक के दूसरे खंड में जो चर्चा हुआ, जिसमें अलग अलग राज्य के अंदर सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण निर्णय, स्वच्छ भारत अभियान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय। देश में 90% से ज्यादा ODF की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं और पूरा देश
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है और ये ODF देश बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी आवास योजना के बारे में अलग अलग राज्यों में प्रोग्रेस में निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और इसका राज्यों में क्रियान्वयन जो हो रहा है उसकी गति कैसे बढ़ सकती है, सभी राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में कहा। 5 करोड़ से ज्यादा इस उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर का वितरण, वेलनेस सेंटर और वेलनेस सेंटर के साथ देश और दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था होगी, ये हमारा लक्ष्य रहा है। और ये अलग अलग राज्यों ने इसके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों ने वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम खड़ा किया है, जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और दूसरी योजनाओं को बढ़ाए, उसके बारे में सबसे बड़ा विषय गरीब कल्याण, एक बड़ा संकल्प लेकर ये पूरे सभी राज्यों की सरकारें बेहतर तरीके से जनता की सेवा की दिशा में आगे बढ़ी है और एक लक्ष्य को लेकर कि ये 3 राज्यों में सरकार बनाएंगे और 19 में फिर से एक बार अभी से ज्यादा बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और एक बार भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार पूरे देश को मिले। कोई प्रश्न हो तो मैं देवेंद्र पड़ा पीएम साहब के संबोधन का जो मूल विषय था कि जो राज्य सरकारों ने जो काम अभी तक किए हैं उनकी एक समीक्षा बैठक में किया और उन्होंने बताने का क्या जिन योजनाओं के बारे में मिलता है जो केंद्र के अभूतपूर्व निर्णय हैं, चाहे वो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक पद का दर्जा हो, SC/ST के अधिकार की रक्षा हो, NRC के बारे में और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इन सारे विषयों को लेकर राज्यों की अलग अलग स्थिति के बारे में चर्चा की। जी सर, नॉट 19 के मैनिफेस्टो अभी तो हमारे पास वक्त है जिस पे काम कर रहे हैं। जिन जिन योजनाओं के बारे में बताया कि ये इसका क्रियान्वयन करना पहला लक्ष्य है और जब हम चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उन काम को लेके जाएंगे और मैनिफेस्टो भी लेके जाएंगे। नहीं, देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों की अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग समीकरण हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों के बारे में हमने अपनी बात रखी कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है या राजस्थान में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी के सुझाव भी हमको मिले। गौरव एक मिनट प्लीज। गौरव आपने काफी बात की इस पर चर्चा हुई, लेकिन राफेल को लेकर कांग्रेस पार्टी 100 जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है देश में, क्या इसके काट के लिए कोई योजना आपने बनाई? झूठ को 100 और 1000 बार भी दोहराया जाए तो झूठ होता है। इस बात के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कितनी बात स्पष्ट कहा गया। रुक जाइए। नहीं, ऐसी कोई चर्चा अलायंस को लेकर अब तो सभी लोग आ रहे हैं, इस पार्टी के दरवाजे खुले हैं और ये एक ऊर्जावान जिलाधीश जो 13 साल सर्विस किया, जिसको प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला और जो बेस्ट कलेक्टर था और सबसे कम उम्र में कलेक्टर बना, आज यदि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आके कहता है कि मैंने अपने जीवन पार्टी के लिए देने के लिए समर्पित कर रहा हूं, जो मेरा उपयोग करना चाहे पार्टी, ये है राजनीतिक दल की ताकत कि इतना बड़ा कैरियर कि उस लाल बत्ती को छोड़कर जो आने वाले 30 साल तक जिसमें वो चलता, उसने संघर्ष का रास्ता ढूंढा। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुआ। पार्टी उसका जो भी बेहतर से बेहतर उपयोग करेगी। तो OP चौधरी को निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना है और छत्तीसगढ़ में उसका बहुत बेहतर उपयोग हम करेंगे।
अभी तो वो डिसाइड ही करने में मुश्किल है कि अलग अलग मत आ रहे हैं कि यानी न सूत न कपास जुलाहों की लठालठी चल रही है, कुछ है नहीं मामला। और अब कोई कह रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। एक दल कहता है कि सबसे ज्यादा मेंबर होना चाहिए, एक बोलता है सबसे बड़ा दल होना चाहिए। मुझे लगता है कि इनके ये चुनाव आते तक भी निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बनाना भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो तय है कि इस देश में 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे बहुमत के साथ। रविकांत, ऐसे कोई नीतिगत फैसले और कुछ फैसले हम करते भी हैं, तो हर फैसले को बताना आवश्यक नहीं। जो अंदर बात होती है उसमें बहुत सारे ऐसे भी निर्णय होते हैं जिसको आज प्रकट करना आवश्यक मैं नहीं समझता। योग्यता के आधार पे जो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, योग्य होगा, उसको लोकसभा हो या विधानसभा में उसकी प्राथमिकता रहती है। मगर अप्लाई तो कोई भी सदस्य कर सकता है जो प्राथमिक सदस्य है। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। नहीं, आज तो असम के विषय को लेकर जो वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका रहा है और जिसके लिए इतनी तैयारी हुई, तो मुझे लगता है कि एनआरसी में भारतीय जनता पार्टी का मत स्पष्ट और साफ है कि हम अवैध घुसपैठियों को सहन नहीं करेंगे। वो इस देश में बांग्लादेश से और बाहर से यदि घुस के आए हैं तो उनको यहाँ से हटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।